नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। आज ही की एक खबर है कि कुख्यात आतंकी साकिब नाचन की मौत हो चुकी है। 9 दिसंबर 2023 को एनआईए ने महाराष्ट्र के पड़घा, बोरवली, ठाणे, मीरा रोड और पुणे में 44 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इन छापों में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें सबसे प्रमुख नाम था साकिब नाचन। एनआईए के अनुसार इन आरोपियों ने भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और देश में हथियारबंद हमलों की तैयारी कर रखी थी। साकिब नाचन ने भिवंडी के पड़घा बोरवली को अल शाम नाम दे दिया था, यानी कि लिबरेटेड जोन। इसे आईसिस का गढ़ बनाना उसकी योजना थी। यहाँ बड़ी मात्रा में अवैध नकदी, हथियार, दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद हुए हैं। 23 जून को जेल में कैद साकिब को ब्रेन स्ट्रोक आया और उसे दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसके बाद आज उसकी मौत हो चुकी है। साकिब नाचन न केवल आतंकी था, बल्कि भिवंडी के इलाके में बाहुबली भी था। उसके गुर्गे उसे द बॉस कहते थे। कई हत्या, फसाद और आपराधिक गतिविधियों के आरोप साकिब पर लगते रहे हैं, लेकिन उन सभी मामलों से अपनी राजनीतिक और आर्थिक ताकत के दम पर साकिब बरी होते आया है। अपने साथियों द्वारा दिए गए द बॉस के नाम से मशहूर नाचन लंबे समय से जिहादी हलकों में एक अहम शख्सियत रहा है। साकिब अपने केसेस खुद लड़ता था, न सिर्फ आतंकी मामलों से जुड़ी कानूनी सलाह मशवरे के लिए, बल्कि नवजात बच्चों के नामकरण के लिए भी लोग उससे ही संपर्क करते थे। साकिब नाचन इससे पहले भी आतंकी गतिविधि के आरोप में गिरफ्तार हो चुका था, जिसमें आईपीसी, रेलवेज एक्ट, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोजिव्स एक्ट, पोटा, इन जैसे कानूनों के तहत उस पर आरोप दर्ज थे। मोहम्मद साकिब अब्दुल हमीद नाचन उर्फ रईस उर्फ साकिब उर्फ खालिद जैसी कई पहचानें उसकी थी। 1992 में सीबीआई ने साकिब को कनिष्का विमान क्रैश केस में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। जानकारी के अनुसार किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी में उसके परिजन बड़े नेता थे, जिसके दम पर साकिब बच गया। उस समय साकिब सिमी यानी स्टूडेंट्स ऑफ इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का महाराष्ट्र प्रेसिडेंट था। इस संगठन पर भारत में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा और इसे बैन किया गया। 2002 में हिंदू संगठन के प्रसिद्ध वकील सुभाष शेरेकर की हत्या के गंभीर आरोप साकिब पर लगे थे। सुभाष शेरेकर ने साकिब के पिता हमीद नाचन के खिलाफ केस लड़ा था। इस हत्या के मामले में गवाहों के मुकर जाने और सबूतों की कमी के चलते साकिब बरी हो गया। मुंबई में दिसंबर 2002 से मार्च 2003 के बीच हुए 3 बम धमाकों से साकिब नाचन को जोड़ा गया। उसमें उसे दोषी पाया गया। इन धमाकों में कुल 39 लोगों की मौत हुई थी। धमाकों में साकिब को अवैध हथियार रखने के अपराध में दोषी ठहराया गया और उसे 10 साल की सजा हुई। 2017 में उसको रिहा किया गया। 2002 में वकील ललित जैन की हत्या में भी साकिब पर आरोप लगे थे, लेकिन एक बार फिर गवाह और सबूतों की कमी के कारण वो बच गया। साकिब केवल आतंकी नहीं था, एक बाहुबली भी था। ग्रामीण बताते हैं कि रंगदारी वसूली के अलावा आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स भी साकिब लगा चुका था। पुलिस, न्यायालय, प्रशासन, राजनेता, इन सब पर उसकी अच्छी पकड़ थी। मगर साकिब के दिन पलटे और ऐसी सरकार सत्ता में आई जो सही मायने में आतंकवाद और आतंकवादियों से नफरत करती थी। साकिब गिरफ्तार हुआ और अब धीरे धीरे उसके साम्राज्य पर शिकंजा कसने लगा। साकिब अपने पीछे जिहादी आतंकी विचारों की बड़ी विरासत छोड़ गया है, जिसके नतीजे देश भर की जिहादी कार्रवाइयों में दिखते रहते हैं। साकिब की पहुंच का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि उसे एनआईए ने आईएसआईएस जैसे कुख्यात आतंकी संगठन के प्रोपोगेंडा फैलाने और लोगों को आईएसआईएस के खलीफा से वफादारी की कस्में खिलवाने के लिए गिरफ्तार किया था। और साकिब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि आईएसआईएस कोई आतंकी संगठन नहीं है। हिंदू पक्ष की गंभीर से गंभीर याचिकाओं को खारिज करने के लिए प्रसिद्ध सुप्रीम कोर्ट ने एक कुख्यात आतंकी साकिब नाचन की याचिका लेकिन स्वीकार कर ली और उस पर सुनवाई भी शुरू होने जा रही थी। यानी अगर आईएसआईएस आतंकी संगठन साबित नहीं होता तो साकिब केस से बरी होता। कल ही की खबर है कि मलेशिया में 36 बांग्लादेशियों को आईएसआईएस का प्रोपेगेंडा फैलाने, फंडिंग करने और लोगों को आईएसआईएस में भर्ती करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
मलेशिया के गृह मंत्री ने कहा है कि वो अपने देश का सौहार्द किसी आतंकी संगठन को बिगाड़ने नहीं देंगे। आईएसआईएस जैसे कुख्यात आतंकी संगठन से सऊदी अरेबिया, दुबई, कुवैत, कतर, इंडोनेशिया, मलेशिया ये सभी इस्लामी देश डरते हैं। वो नहीं चाहते कि इस्लामी चरमपंथी मानसिकता उनके देश में पनपे। इसीलिए इन देशों में तबलीगी जमात, इस्लामिक ब्रदरहुड से लेकर आईएसआईएस तक सभी संगठन बैन हैं। लेकिन भारत में ऐसी चरमपंथी संस्थाएं चलाने वालों के संपर्क सीधा राजनेता, पुलिस और प्रशासन तक होते हैं। खैर, आपको इस पर क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।